24 फरवरी 2023 शाम के करीब 6:30 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उनके साथ 2 PSO थे, सरकारी सुरक्षा कर्मी, और उनके घर के ठीक बाहर धुरांसी मोहल्ले में कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। उमेश पाल को 5 गोलियां लगी। दोनों PSO भी शहीद हो गए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये सूबे के सबसे बड़े गवाह की हत्या थी, दिन दहाड़े। लेकिन दोस्तों, इस हत्या का आदेश देने वाला उस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। एक आदमी जो जेल में था और फिर भी हत्या कर सकता था, जो सांसद था और फिर भी माफिया था, जो माफिया था और फिर भी जनता उसे चुनती थी। यह आदमी था अतीक अहमद। और आज हम उस पूरे साम्राज्य की असली कहानी सुनाएंगे, जो 3 दशकों तक संसद की छांव में पलता रहा। वह साम्राज्य जो गोलियों से बना था और जो गोलियों से ही खत्म हुआ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये कहानी उस व्यवस्था की है जो ऐसे अपराधियों को पालती है, पोसती है और संसद में बैठाती है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस कहानी का अंत उतना ही चौंकाने वाला है जितना इसकी शुरुआत। लेकिन इस सब को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा करीब 5 दशक पीछे। इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, 1962 का साल। चौक इलाके के एक सामान्य मुस्लिम परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया अतीक अहमद। बचपन सामान्य था, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी, लेकिन इलाहाबाद की गलियां उन दिनों बहुत अलग थीं। ये वही शहर था जहां गंगा यमुना मिलती है, लेकिन यहाँ की सियासत में भी 2 धाराएं थीं, ऊपर से शांत, अंदर से उफनती। जातिगत राजनीति, माफिया नेटवर्क और स्थानीय बाहुबल, ये सब 1970 से 80 के दशक में इलाहाबाद में खुलकर पनप रहे थे। अतीक अहमद ने जब किशोरावस्था में कदम रखा तो उसने एक बात समझ ली, इस शहर में इज्जत उसे मिलती है जिसके पास ताकत हो। और ताकत 2 चीजों से आती है, पैसा और डर। 1979 में जब अतीक महज 17 साल का था, उस पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ, मारपीट का। यह उसके आपराधिक करियर की पहली सीढ़ी थी। फिर 1980 के दशक में इलाहाबाद में अपराध की एक नई दुनिया खुलने लगी। रंगदारी, जमीन हड़पना, कारोबारियों से वसूली। अतीक उस दुनिया में तेजी से ऊपर उठा। उसके पास एक खास हुनर था, लोगों को डराना और उनसे काम निकालना। क्या आप जानते हैं, 1980 से 1994 के बीच अतीक अहमद के खिलाफ करीब 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी, ये सब उसके नाम था। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान उसने एक और दांव खेला जो अपराधी इतिहास में बहुत कम लोग खेलते हैं। उसने राजनीति में कदम रखा। 1989 का साल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया, 27 साल की उम्र में। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये संकेत था कि इलाहाबाद में एक नई ताकत ने जड़ें जमा ली थी। फिर 1991, 1993, 1996 हर चुनाव में अतीक जीतता रहा, लेकिन साथ ही उसका आपराधिक साम्राज्य भी बढ़ता रहा। विधायकी मिली तो संरक्षण मिला, संरक्षण मिला तो अपराध बढ़ा, अपराध बढ़ा तो डर बढ़ा, डर बढ़ा तो ताकत बढ़ी, और ताकत बढ़ी तो फिर चुनाव जीतना और आसान हो गया। दोस्तों, ये एक ऐसा चक्र था जिसे बाहुबली राजनीति कहते हैं, और अतीक इस चक्र का उस्ताद था। अब बात करते हैं उसके साम्राज्य के 3 मुख्य हथियारों की। पहला हथियार था अपहरण। अतीक के गैंग ने इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में दर्जनों अपहरण किए। ज्यादातर निशाना व्यापारी, ठेकेदार या वो लोग जिनके पास पैसा था। फिरौती की रकम कभी कभी करोड़ों में होती थी। 1998 में व्यवसायी रफत उल्लाह और परवेज सिद्दीकी के अपहरण के मामले में अतीक का नाम सामने आया। ये मामले वर्षों तक कोर्ट में चलते रहे। दूसरा हथियार था जमीन जबरन हड़पना। इलाहाबाद में कई बड़े व्यापारियों, बिल्डरों और आम नागरिकों ने शिकायत की कि अतीक के आदमियों ने उनकी जमीन या प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। सरकारी जमीन, निजी जमीन, किसी में भी फर्क नहीं, और जो लड़ने की कोशिश करता उसे समझा दिया जाता अतीक के तरीके से। तीसरा हथियार था हत्या। यह सबसे खतरनाक हथियार, जो विरोध करे उसे रास्ते से हटाओ। अतीक के खिलाफ दर्जनों हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपने पूरे जीवन काल में अतीक पर 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए। सोचिए,
100 से अधिक मामले और फिर भी वो संसद में था। 2004 में अतीक अहमद लोकसभा का सांसद बन गया, फूलपुर सीट से। वही फूलपुर जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। क्या आप सोच सकते हैं, एक तरफ नेहरू की विरासत, दूसरी तरफ अतीक अहमद का माफिया। ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक थी। लेकिन दोस्तों, 2004 तक आते आते अतीक का साम्राज्य इलाहाबाद से बाहर निकल चुका था। उसकी पहुंच लखनऊ तक थी। उसके आदमी पूरे पूर्वांचल में फैले थे और उसके नाम का खौफ इतना गहरा था कि गवाह अदालत में बयान देने से डरते थे। अब बात करते हैं उस घटना की जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद। बीएसपी के विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। राजू पाल जो महज 28 साल के थे, जिन्होंने 2004 में अतीक के भाई अशरफ अहमद को चुनाव में हरा दिया था। इलाहाबाद पश्चिम की वो सीट जो अतीक का अपना गढ़ था और इस हार का बदला खून से लिया गया। राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद और उसके भाई का नाम आया। ये मामला कोर्ट में गया और इस मामले का एक अहम गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल राजू पाल का करीबी। वो उस दिन घटनास्थल के पास था, उसने देखा था और इसीलिए वो सबसे खतरनाक इंसान बन गया अतीक के लिए, एक जिंदा गवाह। 2006 में उमेश पाल का खुद अपहरण हो गया। आरोप था अतीक के गैंग पर। उमेश पाल को कथित तौर पर जबरन एक बयान दिलाने की कोशिश की गई अतीक के पक्ष में। ये मामला भी दर्ज हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, जब इतने मुकदमे थे, इतने गवाह थे, इतने सबूत थे, तो अतीक कैसे बचता रहा? इसका जवाब है व्यवस्था। वो व्यवस्था जो ताकतवर को बचाती है और कमजोर को कुचलती है। अतीक के पास पैसा था, वकीलों की फौज। अतीक के पास सियासी ताकत थी जो केस को खिंचवा सकती थी। अतीक के पास डर था जो गवाहों को चुप करा सकता था। और यही तीन चीजें, पैसा, सियासत और डर, उसकी असली जेल की चाबी थी। 2017 तक आते आते अतीक का किला थोड़ा कमजोर हुआ। उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और नई सरकार ने घोषणा की माफिया राज खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, अतीक आसानी से हार मानने वाला नहीं था। 2017 में उसे नैनी जेल भेजा गया। लेकिन जेल में रहकर भी उसका साम्राज्य चलता रहा, क्योंकि जेल की दीवारें उसके मोबाइल नेटवर्क को नहीं रोक सकती थी। जेल के अंदर से फोन होते थे, आदेश जाते थे और बाहर दुनिया में उसके गुर्गे काम करते थे। 2019 में अतीक को गुजरात की साबरमती जेल ट्रांसफर किया गया, इलाहाबाद से दूर। लेकिन उसका दिमाग अभी भी इलाहाबाद में था। अभी भी उमेश पाल उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। वो गवाह जो जिंदा था, वो गवाह जो बोलने को तैयार था, और राजू पाल केस में अदालती सुनवाई आगे बढ़ रही थी। अतीक का वक्त कम हो रहा था। 24 फरवरी 2023 शाम 6:28 प्रयागराज के धुराउंसी इलाके में उमेश पाल अपनी कार से उतरे, घर के गेट की तरफ बढ़े। तभी बाइक पर सवार बदमाशों ने गोलियां सुबरसाईं। रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ, बम फेंके गए। ये कोई साधारण गैंगस्टर हिट नहीं था, ये सैन्य स्तर की तैयारी थी। उमेश पाल की मौत हो गई। उनके दोनों PSO जो सरकारी सुरक्षा में थे, वो भी मारे गए। CCTV फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड था। हमलावरों के चेहरे, उनकी बाइकें, ये फुटेज वायरल हो गई। पूरा देश हिल गया। यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। STF स्पेशल टास्क फोर्स को मामला सौंपा गया। अगले कुछ हफ्तों में एक के बाद एक शूटर और सहयोगी गिरफ्तार हुए और पुलिस ने सूत्र खींचते खींचते एक एक करके पूरे नेटवर्क तक पहुंच बनाई। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद जो हुआ, उसने इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुजरात से प्रयागराज लाया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा। 24 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने STF को निर्देश दिया, अतीक को कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लाया जाए। पुलिस की तैयारी अभूतपूर्व थी। 1200 से अधिक पुलिसकर्मी, ड्रोन सर्विलांस, भारी बैरिकेडिंग, सड़कें बंद। अतीक अहमद जो 3 दशकों तक कानून को ठेंगा दिखाता रहा, अब पुलिस की गिरफ्त में था और पूरा देश देख रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। 15 अप्रैल 2023 रात के करीब 10:30 प्रयागराज का कोलविन अस्पताल। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए वहां लाया गया था। चारों तरफ पुलिस, कैमरे, मीडिया, पूरा देश। तभी एक सफेद कपड़े में मीडिया कर्मी के भेष में आए 3 लोगों ने पास आकर अचानक गोलियां चला दी। अतीक अहमद मारा गया, अशरफ अहमद मारा गया। ये पूरी वारदात लाइव टेलीविजन पर कवर हो रही थी। पूरे देश ने देखा। तीनों हमलावरों को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया वो गैंगस्टर से जुड़े लोगों के परिजनों से बदला लेना चाहते थे। इस घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी।
क्या यह न्याय था? क्या यह हत्या थी? क्या पुलिस की लापरवाही थी? क्या यह सुनियोजित था? दोस्तों, इन सवालों का जवाब अदालतें देंगी, हम नहीं। लेकिन एक तथ्य है जो किसी से छुपा नहीं। अतीक अहमद ने अपने पूरे जीवन में हत्याओं का, अपहरणों का, रंगदारी का एक साम्राज्य खड़ा किया और उसका अंत उसी हिंसा में हुआ। जैसा बोया वैसा काटा, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी कहानी ये है। उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने जो ऑपरेशन चलाया, वो भारतीय पुलिस इतिहास के सबसे बड़े माफिया क्लीन अप ऑपरेशन में से एक था। 2023 में अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क टूटने लगा। उसके बेटे असद अहमद को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। कुछ ही हफ्तों में अतीक का सालों पुराना माफिया साम्राज्य खत्म हो गया। यह सिर्फ एक माफिया का अंत नहीं था, यह कानून का संदेश था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एसटीएफ ने सीसीटीवी और लोकेशन ट्रैकिंग से पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया। कुछ दिनों में शूटरों की पहचान हो गई, लेकिन इस कहानी का सबसे अहम नाम था उमेश पाल। 18 साल तक उन्होंने गवाही दी, धमकियों के बावजूद सच का साथ नहीं छोड़ा और उसी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, उस सिस्टम की भी है जहां अपराधी राजनीति तक पहुंच जाते हैं। अतीक अहमद एक चेतावनी है और उमेश पाल एक याद दिलाते हैं कि सच देर से सही जीतता जरूर है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।